everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to my channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to my channel, please hit the subscribe button given below. And if you have not watched my previous videos, then you can click on the I button given above. And today we are going to see the topic, some basic concept of chemistry. This is the first chapter from the Maharashtra State Board syllabus of Standard 11. I am done with this chapter and this chapter is present in two parts. So if you have missed those parts, you can click on the I button given above and see those parts and come back to this video to solve exercise. So today we are going to solve this exercise of this chapter, which is given at the end of this chapter in the textbook. Okay, so the first question over here is choose the most correct option. So this is a MCQ type of question. So the first question of this is a sample of pure water, whatever the source, always contains dash by mass of oxygen and 11.1% by mass of hydrogen. Then you have to tell you that how much oxygen is present. So एक सैंपल है जिसमें प्योर वाटर है, जिसमें 11.1% है हाइड्रोजन. तो आपको बताना है कितना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है. सो वाटर 100% किससे बनता है? वाटर का फॉर्मूला क्या है? तो 100% वाटर बनता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से. करेक्ट. सो वाटर 100% वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बनता है. ठीक है. तो हम लोग को हाइड्रोजन का मास दिया हुआ है, मतलब 11.1%, और हम लोग को ऑक्सीजन दैट इज एक्स फाइंड आउट करना है. सो एक्स इक्वल टू 100 minus 11.1, that is 88.8. So the correct answer for this question is 88.8% of oxygen, क्योंकि वाटर पूरी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बनता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following compounds does not demonstrate the law of multiple proportion? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के लिए आपके जितने भी दो कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कभी भी दो कंपाउंड्स को कंपेयर करके पढ़ा जाता है. तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के लिए कभी भी आपके दो कंपाउंड्स होते हैं, उनमें सेम एटम्स होने चाहिए, तो ही हम ये लॉ पढ़ सकते हैं. तो ऑप्शन ए नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है. ऑप्शन बी कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है. ऑप्शन सी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है. ऑप्शन डी नाइट्रोजन सल्फर, सोडियम सल्फर एंड सोडियम फ्लोरीन. यहाँ पे देखो दो डिफरेंट एटम्स है, तो हम लोग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इन कंपाउंड्स के लिए नहीं डाल सकते, इसलिए यहाँ का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर विल रीड द सेम वैल्यू ऑन सेल्सियस एंड फ्रेडनेट स्केल्स? तो इसके लिए आपको ये वैल्यू लर्न करना है -40 डिग्री. ये आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि -40 डिग्री ही ऐसा एक टेम्परेचर है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में एक जैसा रीड होता है. नेक्स्ट, ऐसा यूनिट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज. तो ऐसा यूनिट फॉर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर. आप ये देख सकते हैं वीडियो नंबर 1 में, जहाँ पे मैंने एक चार्ट दिया है और बताया है कि सब डिफरेंट क्वांटिटीज़ के कौन कौन से एसआई यूनिट्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन N2 plus 3H2 gives 2NH3. The ratio of N2, H2 and NH3 is 1:3:2. Which law it's tell? ठीक है. तो नाइट्रोजन भी आपको पता है गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी गैस है, और ये गैसेस के रेशियो है 1:3:2. मीन्स इट इज द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? आपको क्या बताना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने के लिए
आपको पहले मोल्स कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स इक्वल टू मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कभी भी फाइंड आउट करना है तो क्या करना होता है, मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। अब मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल्स कैलकुलेट करते हैं गिवन वेट डिवाइड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। फॉर नाइट्रोजन का मोल्स क्या होगा, 7 डिवाइड बाय 14, क्योंकि N2 होता है 14, सो 7 डिवाइड बाय 14 दैट इज 2, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज 2। फिर हाइड्रोजन का भी 2 डिवाइड बाय 1 2, ऑक्सीजन का भी 8 डिवाइड बाय 16 2, और NO2 का है 40, क्योंकि नाइट्रोजन 14 और O2 16, टोटल मिक्स 40, राइट। तो 20 डिवाइड्स बाय 40 इक्वल्स टू 2, तो सबका आंसर तो 2 आ गया। तो सबका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होगा, बट रिमेंबर सबसे कम वेट किसका है, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का। तो जितना मॉलिक्यूल 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में है उतना ही मॉलिक्यूल 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में है, उतना ही मॉलिक्यूल 20 ग्राम ऑफ NO2 में है। तो सबसे ज्यादा किस में हुआ, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में, क्योंकि कम वेट में ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे ज्यादा वेट में उतने ही मॉलिक्यूल्स हैं, तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किस में हुए, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन 0.25 मोल ऑफ इट। ठीक है, 0.25 मोल में कितने ग्राम ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। एक चीज आपको याद रखना है, 1 मोल ऑफ वाटर में 18 U या 18 ग्राम ऑफ वाटर होता है। सो 1 मोल ऑफ वाटर इक्वल टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। अब हमें किसमें पूछा है, 0.25 मोल में। सो 0.25 मोल में कितने ग्राम ऑफ वाटर है। यस, आप करेक्ट समझ रहे हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो इसको x पकड़ा, तो x इक्वल्स टू 0.25 इंटू 18 डिवाइड बाई 1, और आपका आंसर आ जाएगा 4.5। सो 0.25 मोल में 4.5 ग्राम ऑफ वाटर होता है, क्योंकि 1 मोल में 18 ग्राम ऑफ वाटर है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22.4 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन एट STP इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। यदि आप लोग ने मेरा वीडियो नंबर 2 देखा है तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा कि 22 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, 22 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कोई भी गैस में, 22 सेंटीमीटर क्यूब के कोई भी गैस में, कोई भी हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, कार्बन मोनोऑक्साइड, कोई भी गैस हो, एट STP उसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, दैट इज ऑप्शन बी, 6.022 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। तो वापस लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम के लिए क्या करना है, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सब वेट सेम दिया है। अर्लियर क्या था, सबका मोल्स सेम आ रहा था, यहाँ पे सबका वेट सेम आ रहा है। तो सबका वेट सेम आ रहा है, तो अब आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो यहाँ पे होगा 1 डिवाइड बाय सिल्वर का, ये गोल्ड है सॉरी, 1 डिवाइड बाय गोल्ड का एटॉमिक वेट, 1 डिवाइड बाय सोडियम का एटॉमिक वेट, 1 डिवाइड बाय क्लोरीन का एटॉमिक वेट, 1 डिवाइड बाय लिथियम का एटॉमिक वेट। पर जिसका एटॉमिक वेट सबसे कम होगा उसका वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगा, और जितना ज़्यादा वैल्यूज आएगा उतना ज़्यादा उसमें नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो आपको हमेशा ऑप्शन में क्या देखना है, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, ये वाला हो, ये वाला क्वेश्चन हो, या फिर ये वाला क्वेश्चन हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए इस टाइप का कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, इसका एक ही ट्रिक है, आपको ऑप्शन में देखना है सबसे कम एटॉमिक वेट किसका है। जिसका सबसे कम एटॉमिक वेट होगा उसका सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स होगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो सबसे कम एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का था, इसलिए उसके लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम थे, और इधर सबसे कम एटॉमिक वेट लिथियम का है, दैट इज 6, और इसलिए इसका लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन।
फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन एवोगाड्रो लॉ। इसके लिए आप मेरा वीडियो नंबर 1 देख लीजिए, मैंने वहाँ पे स्टेट किया है और एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉइंट आउट द डिफरेंस बिटवीन 12 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 12 यू ऑफ कार्बन, ठीक है। आपको डिफरेंस बताना है 12 ग्राम और 12 यू ऑफ कार्बन में। सो 12 ग्राम ऑफ कार्बन मतलब 12 ग्राम प्रेजेंट है 1 मोल ऑफ कार्बन में। सो 12 ग्राम इज द नंबर, द वेट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ कार्बन, ठीक है। 1 मोल ऑफ कार्बन में क्या प्रेजेंट है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। और 1 यू ऑफ कार्बन मतलब एक कार्बन में कितना कार्बन है प्रेजेंट है, कितना वेट प्रेजेंट है, 12 यू। 1 मोल में 12 ग्राम है कार्बन का और 1 कार्बन में 12 यू है। तो 12 ग्राम क्या बताता है, वेट इन 1 मोल, और 12 यू वेट ऑफ 1 कार्बन, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, हाउ मेनी ग्राम्स डज अ एटम ऑफ हाइड्रोजन वेट। एक हाइड्रोजन एटम का कितना वेट है वो हमें बताना है, एक हाइड्रोजन एटम का। तो आपको पता है 1 मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ दिस मेनी एटम्स। एक मॉलिक्यूल कितने एटम से बना रहता है, 6.023 इंटू 10⁻23 इतने एटम से बना रहता है। अब हमें पूछा है एक एटम हाइड्रोजन का कितना वेट है, तो इतने सारे एटम्स का कितना वेट है, 1 ग्राम, क्योंकि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है 1 ग्राम। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का वेट क्या होता है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 1 ग्राम। और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितना मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है, 6.023 इंटू 10⁻23। ये हमने पढ़ा है कि 1 मोल में कितने एटम्स प्रेजेंट है, इतने एटम्स, जिसका वेट इनडायरेक्टली 1 ग्राम है, करेक्ट। अभी हमको 1 एटम का वेट बताना है, इतने एटम्स का वेट कितना है, 1 ग्राम। मैंने कैसे पता लगाया, ये कॉन्सेप्ट सिंपल है, A इक्वल्स टू बी, B इक्वल्स टू सी, देयरफॉर A इक्वल्स टू सी। तो वैसे ही 1 मोल इक्वल्स टू 1 ग्राम and 1 mole even equals to 6.023 into 10⁻23 atoms. Therefore 6.023 into 10⁻23 atom equal to 1 ग्राम। अब इतने सारे एटम्स का वेट 1 ग्राम है, तो एक एटम का कितना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और ये आपको आंसर मिल जाएगा 1.66 into 10⁻24 grams. So 1 atom of hydrogen weight 1.66 into 10⁻24 grams. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ द फॉलोइंग इन यू, ठीक है। उसमें फाइंड आउट करना है पहला NH3 का, तो उसके लिए आपको ये बाय हार्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये एग्जाम में दिया हुआ नहीं है। तो ये बाय हार्ट कर लीजिए, हाइड्रोजन का 1 mu है, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14 एंड ऑक्सीजन का 16। अभी हमें किसका फाइंड आउट करना है, अमोनिया का। तो अमोनिया में होता है एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन, सो 14 प्लस 3 इंटू 1 टोटल मेक्स 17। नेक्स्ट मोलर मास ऑफ CH3COO2H, तो कार्बन कितने, 2 कार्बन, सो 2 इंटू 12 दैट इज 24 प्लस 2 ऑक्सीजन 16 इंटू 2 दैट इज 32 प्लस 4 हाइड्रोजन्स, तो 4 इंटू 1 प्लस 4 दैट इज 24 प्लस 32 प्लस 4 मेक्स 60। नेक्स्ट मोलर मास ऑफ द इथेनॉल, तो वापस इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो 2 इंटू 12 24 24 प्लस 1 ऑक्सीजन 16 प्लस 6 हाइड्रोजन्स दैट इज 6 मेक्स इट 46। तो इन शॉर्ट आपको ये सारे एटम्स के नंबर काउंट करने हैं और उनके वेट से मल्टीप्लाई करके उनका टोटल निकालना है। तो ये निकल जाता है आपका मॉलिक्यूलर मास और ये आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, how many particles are present in 1 mole of substance, and just now I have told you this is very important to remember, any 1 mole of substance, कोई भी substance हो इस यूनिवर्स में उसका 1 mole हमेशा 0.6.022136 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। तो उसको राउंड फिगर करके आप ये याद रख सकते हो 6.023 इंटू 10⁻23। तो इस यूनिवर्स में कौन सा भी पार्टिकल हो, कौन सा भी सब्सटेंस हो, उसमें उसके 1 मोल में हमेशा कितने पार्टिकल्स होंगे, एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट,
व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? सो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट है मोल. नेक्स्ट क्वेश्चन, what is meant by molar volume of a gas? So molar volume of a gas मतलब 22.4 डेसीमीटर क्यूब at STP. ठीक है, जैसे 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में हमेशा यही नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, वैसे 1 मोल ऑफ गैस में या 1 वॉल्यूम ऑफ गैस में हमेशा इतना ही लीटर ऑफ गैस होगा, दैट इज 22.4 डेसीमीटर क्यूब एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये सब आपको बाय हार्ट करना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इसके लिए भी आप मेरा फर्स्ट वाला वीडियो देख लीजिए. एंड नेक्स्ट, स्टेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. इसके लिए भी आप मेरा फर्स्ट वाला वीडियो इस चैप्टर का देख लीजिए. नेक्स्ट, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज होमोजीनियस मिक्सचर. तो होमोजीनियस मिक्सचर के लिए आप लोग लिख सकते हो NaCl इन वाटर या शुगर इन वाटर, जो भी एक जैसा मिक्स हो जाए, जिसको मिक्स करने के बाद हम सेपरेट ना कर सकें, तो दैट इज होमोजीनियस. या फिर अलॉय. अलॉय इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर. नेक्स्ट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर. तो ऐसा कोई मिक्सचर जिसको मिक्स करने के बाद भी हम अलग कर सकें, जो एक दूसरे में ठीक से ना मिक्स हो. फॉर एग्जाम्पल सैंड इन वाटर. सैंड वाटर में घुलता नहीं है, उसको डालने के बाद वापस हम फिल्टर करके अलग कर सकते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल का कोई भी एलिमेंट का नाम लिख दीजिए, वो एक एलिमेंट है. ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन दिया है मैंने. नेक्स्ट, कंपाउंड, जब एटम्स कम टुगेदर टू मेक कंपाउंड इन अ फिक्स्ड रेशियो. करेक्ट. सो यहाँ पे मैंने दे दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी सॉल्व प्रॉब्लम्स. तो यहाँ से आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व क्वेश्चंस है, प्रॉब्लम्स के सारे क्वेश्चंस है, और इस चैप्टर से ज़्यादातर प्रॉब्लम ही एग्जाम में पूछा जाता है. तो यहाँ पे कुछ बेसिक फॉर्मूले से जो आपको याद रखना है बस, और उसके बेसिस पे प्रॉब्लम सॉल्व करना है. तो सारे फॉर्मूलेस मैंने वीडियो नंबर 2 में कवर कर दिए हैं, और उसके रिलेटेड ये सारे प्रॉब्लम्स हैं. तो एक 1 by 1 हम सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, what is the ratio of molecules in 1 mole of NH3 and 1 mole of HNO3? हम लोग को रेशियो निकालना है मॉलिक्यूल्स का. ठीक है, किसमें? 1 मोल ऑफ NH3 और 1 मोल ऑफ HNO3. सो रिमेंबर, मैंने आपको बताया है 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इन दिस यूनिवर्स, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन 6.023 into 10 raised to 23 पार्टिकल्स और एटम्स. ठीक है, तो 1 मोल ऑफ अमोनिया में भी 6.023 into 10 raised to 23 ही पार्टिकल्स होंगे, और 1 मोल ऑफ HNO3 में भी 6.023 into 10 raised to 23 पार्टिकल होगा. इसलिए दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है. दिस अमाउंट इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर एनी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस. ठीक है, और इसे कहते हैं अवागाड्रोस नंबर. सो आप ये वीडियो को हर प्रॉब्लम के वक्त पॉज करके सब नोट डाउन कर सकते हैं, इसलिए मैंने स्क्रीन पे सब कुछ मेंशन कर दिया है. आप पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 0.448 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP. तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, पहले हम देखेंगे कोई भी क्वेश्चन रीड करने का. गिवन क्या है? वेट ऑफ हाइड्रोजन. तो हमें वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया है? 0.448 लीटर्स. हमें क्या फाइंड आउट करने बोला है? नंबर ऑफ मोल्स. तो गिवन है वेट, और हमें उसमें से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है एट STP. जब भी वर्ड STP आए आपको याद रखना है 22.4 डेसीमीटर क्यूब. ठीक है, ये याद रखना बहुत जरूरी है अब कैलकुलेशन के लिए. लेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन दिस लीटर बी x. जो हमें फाइंड आउट करना है हमने उसको क्या कंसीडर कर लिया? x. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन दिस मच लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट STP इज x. अब हमें ये वैल्यू याद हो गई है, हमने पिछले क्वेश्चन में लर्न कर लिया है. 1 मोल ऑफ ऑल गैस वेज 22.4 लीटर. 1 मोल ऑफ एनी सॉलिड सब्सटेंस में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.023 into 10 raised to 23. बट 1 मोल ऑफ गैस में STP पे, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ प्रेशर पे
कितना होता है वॉल्यूम 22.4 लीटर। Therefore 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस में भी कितना होगा 22.4 लीटर। कोई भी गैस हो उसके 1 मोल में 22.4 लीटर ही होगा। सो x मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस में कितना है 0.448 लीटर। 1 मोल में इतना है तो x मोल में इतना है जो हमें दिया हुआ है। जस्ट अब आपको इसको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 मोल का हमें पता है और हमको इतने लीटर में कितना मोल है वो पता लगाना है। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कैसा हो जाएगा x इंटू 22.4 ओके इक्वल टू x इंटू 22.4 इक्वल टू 1 इंटू 0.448। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब उसके बाद therefore x इक्वल्स टू 0.02 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। सो 1 मोल में 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन होता है, इसलिए 0.448 लीटर में कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है 0.02 मोल्स। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, द मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज दिस मच। हाइड्रोजन एटम का हमें मास गिवन है, तो व्हाट इज गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम का, ठीक है एन लिखा है मतलब 1 हाइड्रोजन एटम का। सो व्हाट इज द मास ऑफ 18 एटम्स। 1 हाइड्रोजन एटम का मास इतना है तो 18 का कितना, अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो 18 इंटू 1.008 which is equal to 18.14. So the mass of 18 atoms of hydrogen is 18.14 U, क्योंकि ये वैल्यू हमें U में दी गई है। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से और कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर डी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, और उसमें एटॉमिक मास आयोडीन का हमें दिया हुआ है। सो व्हाट इज गिवन एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन दैट इज 127 U। और हमें क्या कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम इन 254 U ऑफ आयोडीन। पहले हमें कैलकुलेट करना है कितने एटम्स 254 U ऑफ आयोडीन में है, और फिर कैलकुलेट करना है कितने एटम्स 254 ग्राम ऑफ आयोडीन में, ठीक है। तो पहले हम शुरू करेंगे, गिवन atomic mass of iodine is 127 U. So the number of atoms is equal to mass divide by atomic mass of element, ठीक है। ये फॉर्मूला अब आपको लर्न करना है, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। मास दिया हुआ है 254, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट 127 सब गिवन है, तो उसको आप डिवाइड करोगे तो 2 एटम्स। सो द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 254 U of iodine is 2 atoms. Mass divided by atomic mass of element 2 atoms. अब हमें 254 ग्राम ऑफ आयोडीन में पता लगाना है। 254 ग्राम U ऑफ आयोडीन में हमने पता लगा लिया, अब 254 ग्राम में। सिंस वी नो द मोलर मास ऑफ आयोडीन इज 127 ग्राम, मोलर मास आयोडीन का कितना है 127 ग्राम, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स present in iodine is 254 gram divided by 127 that is 2 moles। तो कितना मोल्स है आयोडीन में प्रेजेंट 2 मोल्स। कैसे मैंने पता लगाया, देखो नंबर मोलर मास ऑफ आयोडीन इज 127 ग्राम और द नंबर ऑफ मोल्स जो प्रेजेंट है तो 254 डिवाइड बाय 127 तो 2 मोल्स। अब नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। जब भी हमें नंबर ऑफ एटम पता लगाना है तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। तो कौन कौन से फॉर्मूले यहाँ याद रखना है, नंबर ऑफ एटम इक्वल्स टू मास अपॉन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, जब दोनों भी मास यू में है तब, और जब एक मास ग्राम में है एक यू में है और पता लगाना है नंबर ऑफ एटम्स, तब क्या करना है नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिया, कैसे कैलकुलेट किया, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, और अभी हम इसमें डाल देंगे नंबर ऑफ मोल्स 2 इंटू एवोगाड्रोस नंबर इज 6.022 इंटू 10⁻23 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स आ गए 12.046 इंटू 10⁻23। सो 254 ग्राम ऑफ आयोडीन कंसिस्ट दिस नंबर ऑफ एटम्स एंड 254 U of iodine contains 2 atoms of iodine. Okay. Next is question number E.
A student used a carbon pencil to write his homework. The mass of this was found to be 5 ग्राम. एक कार्बन पेंसिल से उसने लिखा है और उस पेंसिल जितना भी उसने यूज किया उसका वेट कितना आया 5 ग्राम. विद द हेल्प ऑफ दिस क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन हिज होमवर्क राइटिंग. उसके नोटबुक में कितने मोल्स ऑफ कार्बन है. तो हमें वेट दिया गया है और हमें मोल फाइंड आउट करना है. तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए. नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, जो हमने यहाँ पे भी यूज किया है. नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास. सेम फॉर्मूला, ये हर प्रॉब्लम में ये फॉर्मूला आपको लगने वाला है. सो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. गिवन मास कितना है 5 mg. इसको ग्राम में जल्दी से कन्वर्ट कर लीजिए क्योंकि मोलर मास हमेशा ग्राम में होता है. तो 5 mg इज इक्वल टू 0.005 ग्राम. ठीक है. और मोलर मास ऑफ कार्बन पता है 12 ग्राम पर मोल. Therefore, moles of carbon in his notebook is 0.005 gram divided by 12 and it is 4.166 into 10 raised to minus 4 mole. तो उसके नोटबुक में कितने मोल्स ऑफ कार्बन है 4.166 इंटू 10 रेज टू माइनस 4. तो पहले आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स. और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करना है? जो भी गिवन मास है डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन. नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, अब आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 12 mg ऑफ हिज होमवर्क राइटिंग. 5 mg के लिए इतना है तो 12 mg के लिए कितना है? तो आपको अभी इसमें आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फाइंड आउट करना है. ठीक है. इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना था? नंबर ऑफ मोल्स. ये डिफरेंस देखिए, यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ कार्बन एटम. यहाँ मोल्स फाइंड आउट करना था इसलिए हमने मोल का फॉर्मूला यूज किया. अभी नंबर ऑफ कार्बन एटम फाइंड आउट करना है. गिवन है 12 mg. सो 12 mg इज गिवन टू अस. ठीक है. तो 12 mg आपने नोट डाउन कर लिया गिवन में. फिर पहला फॉर्मूला आपका क्या है? सो फर्स्ट फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. देखो कभी भी आपको नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करना है किसी भी क्वेश्चन में, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना पड़ता है. क्योंकि 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं. तो गिवन मोल में कितने हैं, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको हमेशा नंबर ऑफ मोल से शुरू करना है. तो कभी भी आप एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे नंबर ऑफ एटम्स का, आप हमेशा शुरुआत करोगे नंबर ऑफ मोल से. सो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. सो गिवन मास ऑफ कार्बन इज 12 mg. उसको कन्वर्ट कर लो ग्राम में, कर लिया. सो मोल्स ऑफ कार्बन इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन इज 12. दैट इज आंसर इज 1 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 मोल. तो हमारे पास कितने मोल ऑफ कार्बन है? 1 इंटू 10 रेज टू माइनस 3. अब 1 मोल ऑफ एलिमेंट में, 1 मोल ऑफ कोई भी एलिमेंट में 6.022 इंटू 10 रेज टू 23 पार्टिकल्स होते हैं. तो 1 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 मोल्स में कितने होंगे? जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और आपको आंसर मिल जाएगा 6.022 इंटू 10 रेज टू 20. 1 मोल में इतने, तो 1 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 मोल में कितने? जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड यू विल गेट योर आंसर. सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. और उसके लिए आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास. नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ क्वेश्चन. एफ क्वेश्चन में पूछा गया है अर्जुन परचेस्ड 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज. अर्जुन ने दुकान से कितने ग्राम ऑफ ग्लूकोज खरीदा? 250 ग्राम 40 रुपीज में. तो अभी आपको बताना है कॉस्ट ऑफ ग्लूकोज पर मोल. यहाँ पे दिया हुआ है ग्राम में और आपको कॉस्ट बताना है पर मोल में. 1 मोल ग्लूकोज का उसको किस भाव पड़ा. ठीक है. तो पहले आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला से उसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे गिवन नहीं है ग्लूकोज का. तो ग्लूकोज का फॉर्मूला दिया हुआ है C6H12O6. तो पहले आप मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करो. उसके लिए 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 12 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन विच इज इक्वल टू 6 इंटू 12. कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, 12 इंटू 1, और ऑक्सीजन का 16 है, 6 इंटू 16.
और ये सब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 180 ग्राम पर मोल। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ग्लूकोज इज 180 ग्राम। अब वेट मोल्स में फाइंड आउट करना है। सो नंबर ऑफ मोल्स के लिए अभी देखिए नंबर ऑफ मोल्स तक तो जाने की जरूरत नहीं है, आपने यहाँ पे निकाल लिया है, ये हो गया मॉलिक्यूलर मास। सो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज दिस मच ग्राम। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का वेट कितना है? 180 ग्राम। अब मार्केट में उसने कितना लाया है? 250 ग्राम। सो 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज का कॉस्ट इतना है, तो 180 ग्राम का कितना? जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। ये सब मैंने स्टेप्स यहाँ पे दिखाए हैं, पर आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज का 40 रुपीज है, तो 180 ग्राम ग्लूकोज का कितना कॉस्ट होगा? तो 180 इंटू 40 डिवाइड बाई 250। आप ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप इससे निकाल लो 1 ग्राम का वेट और उस 1 ग्राम को मल्टीप्लाई कर दो 180 से, तो भी आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे करो या फिर ऐसे करो, तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे कि 250 ग्राम का 40 रुपीज है, तो 180 ग्राम का कितना? जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और आपको मिल जाएगा x, दैट इज 28.8 रुपीज। नेक्स्ट जी क्वेश्चन है, द नेचुरल आइसोटोपिक अबंडेंस ऑफ बोरॉन 10 इज दिस मच। बोरॉन 10 का आइसोटोपिक अबंडेंस इतना है, बोरॉन 11 का 80.40। अब आइसोटोपिक मासेस बोरॉन 10 का है 10.13 और बोरॉन 11 का 11.009। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन। तो हमने कल ही सिखाया है, दैट इज पार्ट 2 वाले वीडियो में मैंने ऐसे 2 प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दिखाए हैं, ठीक है। एक कार्बन का सॉल्व किया था हमने और एक शायद नियॉन का सॉल्व किया था कि एवरेज एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपने फॉर्मूला तो जरूर नोट डाउन किया होगा, नहीं किया होगा तो उसका फॉर्मूला ऐसा है, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप into relative abundance of that isotope plus mass of second isotope into relative abundance of that isotope, और ये पूरा होल डिवाइड बाय 100। जो भी हमको यहाँ पे वैल्यू मिलेगा वो होल डिवाइड बाय 100। तो मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, ठीक है, इनटू रिलेटिव अबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप इनटू रिलेटिव अबंडेंस ऑफ सेकेंड आइसोटोप। अब ये सब वैल्यू आपने डाला, डिवाइड बाय 100। मैंने यहाँ राउंड फिगर करके लिया है कि कैलकुलेशन में इजी हो, इसलिए मैंने 10.13 को 10 पकड़ा है और 19.60 को 19 पकड़ा है, ठीक है। मैंने राउंड फिगर करके लिया है, डिवाइड बाय 100, और इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 10.81 U। सो the natural abundance or the average atomic mass of boron is 10.81 U। एग्जाम में भी आप राउंड फिगर करके इस वैल्यूज को डालिए और सॉल्व कीजिए, क्योंकि एग्जाम में प्रॉब्लम ये है कि आपके पास कैल्सी नहीं होता, ठीक है, और कैलकुलेटर नहीं होने की वजह से ये पॉइंट वाला कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आप ज़्यादातर ऐसे कर सकते हैं, इसे आप क्या कीजिए, राउंड फिगर कंसीडर करके सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो लिख दीजिए। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 पॉइंट का फर्क रहता है और उसमें आपको मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर H, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो उसका फार्मूला ये है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला, इसको आपने वापस लर्न कर लेना है। तो फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो आपको जस्ट क्या करना है, इस डिग्री सेल्सियस की जगह 40 और 30 को वैल्यू डाल के इसे सॉल्व करना है। तो पहले इसमें मैंने डाल दिया, देखिए 40 इंटू 9 डिवाइड बाई 5 प्लस 32 इक्वल्स टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। और दूसरे इसमें भी हमने सेम किया है, दैट इज 30, अब यहाँ पे 30 का कैलकुलेट करना है, इसलिए 30 इंटू 9 डिवाइड बाई 5 प्लस 32 इक्वल्स टू 86 फ़ारेनहाइट। तो 40 के लिए 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और 30 के लिए 86 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन I, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स इन एसिटिक एसिड, और गिवन क्या है 22 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। तो गिवन है 22 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, और हमें क्या फाइंड आउट करना है कि 22 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड में कितने मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड है एंड कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड है। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला पहले आपको लिखना पड़ेगा और ये लर्न करना पड़ेगा क्योंकि ये दिया हुआ नहीं है। सो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। सो इसका पहले मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करोगे, क्योंकि मोल फाइंड आउट करने के लिए, जब भी आपको मोल फाइंड आउट करना है उसके लिए आपको सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इज
ठीक है, मॉलिकुलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इज 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, क्योंकि 2 कार्बन है, 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि 4 हाइड्रोजन्स हैं, एंड 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है। अब कार्बन का वेट होता है 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, और इसे सॉल्व करोगे तो मिलेगा 60 ग्राम पर मोल। सो द मॉलिकुलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इज 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, पर हमें गिवन कितना है, 22 ग्राम होता है उसका मॉलिकुलर मास 60, पर गिवन है 22 ग्राम। तो कितने मोल्स प्रेजेंट है, तो गिवन डिवाइड बाय द मोलर मास, सो गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास विल गिव यू नंबर ऑफ मोल्स। ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे आप सबने नोट डाउन किया ये फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलार मास। ये फॉर्मूला तो हमेशा याद रखना है, मैंने बोला था उसको, क्योंकि हर प्रॉब्लम में उसकी जरूरत है। तो यहाँ पे भी वही करना है आपको, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, दैट इज 22 डिवाइड बाय 60 इज इक्वल टू 0.367। So number of moles of acetic acid is 0.367 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड, तो 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। सो 0.367 में कितने होंगे, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये इस तरह से ये कि एक केले का कॉस्ट 2 रुपए है तो 4 केले का कितना, तो सेम थिंग यहाँ पे करना है। एक मोल में इतना पार्टिकल है तो 0.367 मोल में कितना, जस्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा 2.21 इंटू 10⁻23। सो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड इज 2.21 इंटू 10⁻23। सो मोल्स का आंसर है 0.367 और मॉलिक्यूल का ये। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन के सबसे पहला स्टेप है, आपको उस कंपाउंड का मॉलिकुलर मास फाइंड आउट करना होगा, फिर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना होगा, और फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जे, 24 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विथ सम ऑक्सीजन टू गिव 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। गिवन क्या है, 24 ग्राम ऑफ कार्बन और 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें पता लगाना है कितना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन यूज हुआ है। आपको ये है, देखो आपको दिया है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव CO2। कार्बन कितना है 24 ग्राम, CO2 कितना मिला 88 ग्राम। और आपको यदि आपने वीडियो नंबर 1 देखा है तो उससे आपको पता है होगा कि द रिएक्टेंट मास इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट मास, बिकॉज एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो मास सेम होता है। तो 24, इसका हमने x पकड़ा, ठीक है। सो 24 प्लस x इक्वल्स टू 88, therefore x equals to 64 gram. So 64 grams of oxygen is needed for the making of the 88 gram of carbon dioxide. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट के क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपको दिया हुआ है एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो पहले नंबर ऑफ एटम्स किसमें फाइंड आउट करना है, 0.4 मोल ऑफ नाइट्रोजन में। देखो यहाँ पे मोल दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे मोल्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। मोल्स दिया हुआ है तो इसलिए आपको डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप पे जंप करना है, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स पे। सो 1 मोल ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, 1 मोल में इतना होता है, तो 0.4 मोल में कितना होगा, तो इसके लिए आप जस्ट मल्टीप्लाई करोगे 0.4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 और आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज योर 0.4 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंसिस्ट ऑफ 2.4 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का, दैट इज बी का, तो ये हो गया आपका ए और ये है आपका बी। अब बी में क्या प्रॉब्लम है, देखो 1.6 ग्राम ऑफ सल्फर, यहाँ मोल ऑलरेडी दिया हुआ था इसलिए हमने डायरेक्ट अपने लास्ट स्टेप पे जंप किया, बट इस क्वेश्चन में मोल नहीं दिया है, यहाँ पे वेट ग्राम में है। सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मोल फाइंड आउट करने का। सो मोल इक्वल टू मास ऑफ सल्फर, गिवन मास ऑफ सल्फर डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सल्फर। तो गिवन मास है 1.6, मोलर मास है 32, सो 1.6 डिवाइड बाय 32 इक्वल टू 0.05 मोल।
तो 1.6 ग्राम ऑफ सल्फर में कितना होता है 0.05 मोल। नाउ 1 मोल ऑफ सल्फर में कितने पार्टिकल्स होते हैं 6 पॉइंट इंटू 022 इंटू 10⁻23 सल्फर। तो 0.05 मोल में कितने होंगे, तो जस्ट 0.05 को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है और आपको मिल जाएगा आंसर 3.01 इंटू 10⁻22 एटम्स। तो नाइट्रोजन के लिए हो गया 2.4 इंटू 10⁻23 और 1.6 ग्राम सल्फर के लिए हो गया 3.01 इंटू 10⁻22। तो अब तक आपने सारे क्वेश्चन का एनालिसिस किया होगा, तो आपको पता चल गया होगा। आपको सिर्फ 2-3 फॉर्मूले याद रखने हैं, मोल्स कैसे फाइंड आउट करना है उसका, और 1 मोल में कितने पार्टिकल है वो, और 1 STP पे 1 मोल ऑफ गैस में कितना वॉल्यूम ऑफ गैस रहता है वो। सिर्फ ये 3-4 फॉर्मूले आपने याद रखा, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर L. So 2 gram of a metal burnt in oxygen gave 3.2 gram of oxide. 2 ग्राम कितना ऑक्साइड दे रहा है 3.2 ग्राम। अब नेक्स्ट 1.42 ग्राम ऑफ द सेम मेटल heated in steam gives you 2.27 ग्राम ऑफ ऑक्साइड। Now which law is verified by this data? देखो 2 ग्राम को मैंने बर्न किया तो मुझे मिला 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्साइड, और 1.42 ग्राम को बर्न किया तो मुझे मिला 2.27 ग्राम ऑफ ऑक्साइड। सो रेशियो ऑफ मेटल एंड ऑक्साइड पहले हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे। तो रेशियो ऑफ मेटल क्या है 2:3.2 फर्स्ट केस में, 2:3.2 तो हो गया 0.625 सेकेंड केस में, 1.42:2.27 सेकेंड केस के लिए, तो हो गया मेटल और ऑक्साइड का रेशियो 1.42:2.27 दैट इज 0.625। देखो मतलब मेटल और ऑक्साइड का रेशियो दोनों कंडीशन अलग अलग है, दोनों रिएक्शन अलग अलग जगह पे अलग अलग कंडीशन में किए गए हैं, बट मेटल और ऑक्साइड का रेशियो हमेशा सेम है। देखो मेटल और ऑक्साइड का रेशियो हमेशा सेम रहा है, तो ये क्या प्रूफ करता है कि it is proved that ratio of metal and oxygen to form oxide is always same whatever is preparation method is। कहीं पे भी प्रिपेयर किया जाए मेटल और ऑक्सीजन सेम अमाउंट पे रिएक्ट करेंगे ऑक्साइड देने के लिए। तो ये कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ डेफिनेट proportion। So law of definite proportion states that given chemical compound always contain same and fixed ratio of the amount of the substance whatever its source and method of preparation is। So ये जो क्वेश्चन है वो कौन से लॉ पे बेस्ड है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट M क्वेश्चन है, तो M क्वेश्चन है इन 2 moles of acetaldehyde calculate the following: number of moles of carbon, number of moles of hydrogen, number of moles of oxygen and number of molecules of acetaldehyde। So पहले आपको acetaldehyde का उस पे से आपको ये सारे वैल्यूज कैलकुलेट करना है। तो 1 molecule of acetaldehyde कंटेन 2 कार्बन। 1 मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होते हैं 2, इसलिए 2 मोल्स में कितने होंगे, 1 मॉलिक्यूल में इतने कार्बन है तो 2 मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे 2 इंटू 2 4 मोल्स ऑफ कार्बन। 1 मॉलिक्यूल में 2 मोल्स ऑफ कार्बन है तो 2 मोल्स में कितने होंगे 4 मोल्स। सिमिलरली हाइड्रोजन के लिए भी 1 मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन है तो 2 मोल्स दिए ना हमें, तो 2 मोल्स में कितने होंगे 8 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। 1 मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है 1, तो 2 मोल्स में कितने होंगे 2 इंटू 1 2। ठीक है, अब एसिटाल्डिहाइड की 1 मोल ऑफ एसिटाल्डिहाइड कंसिस्ट दिस मच मॉलिक्यूल्स। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड है इतने, तो 2 मोल्स में कितने होंगे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड है। तो आपने इसमें देखना है 2 कार्बन है तो एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन होते हैं तो 2 में 4, एक मॉलिक्यूल में 1 हाइड्रोजन होता है तो 2 में 2, एक मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन होता है तो 2 में 2, एक मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन है तो 2 में 8। ठीक है, और एसिटाल्डिहाइड की बात करें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का तो 1 मोल में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं तो 2 मोल्स में 2 इंटू दिस यू विल गेट द आंसर। दिस सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, calculate the number of moles of magnesium oxide in 80 gram and 10 gram of compound। मैग्नीशियम ऑक्साइड का 80 ग्राम और 10 ग्राम में कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है वो फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमेशा आपको पहले क्या फाइंड आउट करना होगा, गिवन मॉलिक्यूलर वेट। सो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज
mg का 24 plus 16 which is giving 40. So the number of moles equal to given weight divide by molar mass. So given weight is 80 divide by molar mass 40, it gives you 2 moles. So 80 grams में होते हैं 2 moles of MgO. Next 10 gram में, so given mass 10 divide by molar mass 40, that is 0.25 mole, that is 10 gram of the MgO consists of 0.25 moles of MgO. Okay, next question. What is the volume of carbon dioxide CO2 occupying 5 moles and 0.5 mole of CO2 at STP? तो कितना वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है 5 मोल में और 0.5 मोल में. तो पहले आपको ये वैल्यू याद रखना है. 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंसिस्ट 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ दैट गैस. ठीक है, तो 1 मोल में कितना वॉल्यूम ऑफ गैस होता है 22.4 लीटर. ठीक है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में भी कितना होगा 22.4 लीटर. तो 5 मोल्स में कितना, 1 मोल में इतना, तो 5 मोल्स में कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू 22.4 112 लीटर हो गया. सेम थिंग 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है. तो 0.5 मोल में कितना, सिंपल 1 मोल में इतना तो 0.5 मोल में कितना. सो आपको इसको क्या करना है, सिर्फ 0.5 से मल्टीप्लाई करना है. तो 0.5 इंटू 22.4 इक्वल्स टू 11.2 लीटर. ठीक है, जस्ट सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से. नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया. ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन बताना है यूरिया में, नंबर ऑफ नाइट्रोजन भी, नंबर ऑफ कार्बन भी, नंबर ऑफ ऑक्सीजन भी. सो पहले उसके लिए आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, कभी भी आपको नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना पड़ता है. और कभी भी नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मॉलिक्यूलर वेट उल्टा जाना है. देखो पहले आपको नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करने के लिए क्या लगता है, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए आपको लगता है मॉलिक्यूलर वेट. तो पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया. तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है तो वो है 60. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया इज 60. ठीक है, तो वो कैलकुलेट करना है. मतलब कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस नाइट्रोजन 14 इंटू 2 प्लस 4 हाइड्रोजन्स, सो 1 इंटू 4, और सारे को ऐड करोगे 60. सो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया इज 60. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इक्वल्स टू गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास. सो गिवन वेट इज 5.6 डिवाइड बाय मोलर मास दैट इज 60. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इज दिस. तो इस मोल्स में हम लोग को नंबर ऑफ अदर एटम्स फाइंड आउट करना है. सो फिर पहला इसमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया. इसमें कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया है, तो 1 मॉलिक्यूल में कितना होता है, 1 मोल में कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 1 मोल में. तो 0.0933 मोल में क्या होगा, मल्टीप्लाई करो, मिल गया आंसर. सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूरिया इज दिस. जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है. ठीक है, फिर एक एटम ऑफ यूरिया में कितने होते हैं हाइड्रोजन 4. तो 5.6 एटम में कितने होंगे. ठीक है, 1 यूरिया में 4 हाइड्रोजन होते हैं तो 5.6 ग्राम में कितने होंगे. तो इस जो भी आंसर आपको इधर मिला है उसमें आपको जस्ट 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन होते हैं तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, जस्ट 4 से मल्टीप्लाई करो, मिल जाएगा आपको आंसर. अब वापस सेम 1 यूरिया के मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन एटम होता है. 1 यूरिया के मॉलिक्यूल में कितना नाइट्रोजन एटम होता है 2. तो 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया में कितना होगा, तो 5.6 ग्राम में इतना मॉलिक्यूल्स होता है. तो एक मॉलिक्यूल में 2 होता है तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया में होता है 1 कार्बन एटम. तो इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया में कितने होंगे, तो ये पूरा होल नंबर मल्टीप्लाई बाय 1. 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया में होते हैं 1 ऑक्सीजन. तो ये पूरे मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया में कितने होंगे 1 इंटू दिस. तो सिंपल है, क्या करना है, पहले आपको यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना है, फिर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है. नंबर ऑफ मोल से आप ये पता लगा सकते हो कि उसमें कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं. एक बार आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर लिया
तो आपको पता है एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में, वो एक मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया में एक ऑक्सीजन होता है, तो इतने सारे मॉलिक्यूल में कितने, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया में एक कार्बन होता है, तो इतने सारे मॉलिक्यूल में कितने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया में 2 नाइट्रोजन होते हैं, तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स में कितने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, करेक्ट। एक यूरिया के मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन होता है, तो इतने सारे मॉलिक्यूल में कितने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और सिंपल आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट आर क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग 60 ग्राम ऑफ सल्फर इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सो सल्फर का एटॉमिक वेट और ऑक्सीजन का दिया है, तो सल्फर प्लस O2 गिव यू SO2, तो आप इसका वेट फाइंड आउट करोगे तो मिल जाएगा 64 ग्राम। सल्फर का 32 प्लस 16 दैट इज 64 ग्राम। तो 32 ग्राम ऑफ सल्फर गिव्स यू 64 ग्राम ऑफ SO2। 32 ग्राम ऑफ सल्फर कितना देता है, 64 ग्राम ऑफ SO2। देखो 32 ग्राम ऑफ सल्फर ने दिया 64 ग्राम ऑफ SO2, तो 1 ग्राम ऑफ सल्फर कितना देगा, तो 1 ग्राम ऑफ सल्फर देगा 64 डिवाइड बाई 32, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 16 ग्राम कितना देगा, 64 डिवाइड बाई 32 इंटू 16। इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, तो मैं एक सिंपल मेथड भी बता सकती हूँ। सिंपल मेथड ऐसा है, देखो मेरे को सल्फर डाइऑक्साइड का वेट मिल गया 64, मतलब 32 ग्राम ऑफ सल्फर को जब मैं रिएक्ट करती हूँ तब मुझे मिलता है 64 ग्राम ऑफ SO2, करेक्ट। तो 16 ग्राम ऑफ सल्फर को कितना देगा मुझे SO2, 16 ग्राम ऑफ सल्फर कितना देगा, तो 16 इंटू 64 डिवाइड बाई 32, आपको मिल जाएगा आंसर 32 ग्राम ऑफ SO2, ठीक है। 32 ग्राम ऑफ सल्फर ने दिया 64 ग्राम, तो 16 ग्राम कितना देगा, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, द नीड ऑफ द टर्म ऑफ एवरेज एटॉमिक मास, इसके लिए वीडियो नंबर 2 देखो। मोलर मास वीडियो नंबर 2, मोल कॉन्सेप्ट इसके लिए भी वीडियो नंबर 2, फॉर्मूला मास विथ एग्जाम्पल वीडियो नंबर 2, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस वीडियो नंबर 2, एंड द लास्ट इज टाइप्स ऑफ मैटर, इसके लिए वीडियो नंबर 1। और ये आपका चैप्टर का एक्सरसाइज एंड हुआ। सो थैंक यू। इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट एनी ऑफ दिस क्वेश्चन, you can ask on askyourdoubt04@gmail.com. Any suggestion, any comment, you can give me in the comment box also, or on this email ID also. If you have liked my video, you can give me a thumbs up and share this video to more and more of your friends, so that I can make better videos for you always. And in any question you have any doubt, you can ask. You can pause that question at that position and note down the things, because I have given everything on the screen. So that's all for today. Thank you. Before departing, the thought of the day: when things aren't adding in your life, then start subtracting things. If it can't add, you start subtracting. So that's all for today. Thank you. Stay